हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। लास्ट क्लास में हम फार्मा को काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने एक्सक्रीशन जो है डिस्कस किया था। एक्सक्रीशन बेसिकली किससे, यूरिन, एक्सेल्ड एयर या फिर फीकस, सलाइवा, स्वेट, इन सब से क्या है, ये सभी इनके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन। ठीक है। मेनली जो 500 डाल्टन से मोलिकुलर वेट जिनका ज़्यादा होता है ड्रग्स का, कितना, 500 डाल्टन से ज़्यादा वाली, वो किस में, कहाँ से एक्सक्रीट होती है, फीकस से एक्सक्रीट होती हैं। ठीक है। वोलेटाइल ड्रग्स जो होती हैं वो एयर के थ्रू, जैसे कि अल्कोहल या फिर जनरल एनेस्थेटिक, हेलोथेन, ईथर, इस तरीके की। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था क्या, रीनल एक्सक्रीशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन जो आएगा, प्लस में ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होगा, एंड माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी वापस जो है नेफ्रॉन के थ्रू बाहर जो जाएगा, यहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर जो आएगा, प्लस में वापस जो रीएब्जॉर्ब हो गया बॉडी में, फिर जो बचा वो क्या बचा, रीनल एक्सक्रीशन टोटल, यानी कि ये अमाउंट जो है वो यहाँ पे एक्सक्रीट होगा। ठीक है। इसके बाद हमने क्लियरेंस डिस्कस किया था और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे वो हमने यहाँ पे पढ़े थे। और इनमें क्या पढ़ा था, मेन हमने टी हाफ, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो ड्रग की होती है बॉडी के अंदर, और उसका 50% जब रह जाए बॉडी के अंदर, और ये जो टाइम है यही कहलाता है क्या, टी हाफ। ठीक है। ये हमने कल डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्या, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। देखो ये क्या होता है लोडिंग डोज, इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लो हम किसी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, और ये जो है ये उस कंपनी का क्या है, बॉस है, और ये सब क्या है, छोटे एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है। अब ये क्या है कि एम्प्लॉय जब बॉस नहीं आता, बॉस कोई रोज़ थोड़ी ना आते हैं, वो तो कभी कभी देखने आते हैं। अब ये मान लो बॉस जब रोज़ नहीं आता है तो एम्प्लॉय अपने मन की मर्जी से काम करते हैं, या तो अच्छे से भी करें या फिर ढील दे के करें, जैसा भी काम करें, तो एम्प्लॉय ऐसा काम करते हैं। किसी दिन बॉस आ जाता है, ठीक है, कंपनी के अंदर, वो अपने एम्प्लॉयज़ से बात करता है, ठीक है, कि भाई तुम कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये जो बॉस है ये इनको यहाँ पे इनको देखता है, इनकी रिपोर्ट लेता है। लेकिन फिर बॉस को पता चल जाता है कि ये तो सही से काम नहीं कर रहे थे। फिर ये इनको क्या करता है, डांटता है बहुत ज़ोर से। ठीक है, बहुत ज़ोर से ही डांटेगा कि तुमने सही से काम नहीं किया और कंपनी को यहाँ पे ख़राब करोगे तुम। ठीक है। डांट खाने के बाद फिर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अच्छे से सिंसियरली काम करते हैं। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट डोज का होता है। जब हमें क्विकली और डिज़ायर्ड एक्शन चाहिए हो, क्या चाहिए हो, क्विकली और डिज़ायर्ड एक्शन चाहिए हो टारगेट साइट के ऊपर, तो वो जो काम होता है वो होता है लोडिंग डोज का। एकदम से जो डोज, लोडिंग डोज दी जाती है, उसके अंदर क्या है, हाई डोज दी जाती है। ठीक है, जैसे वो बॉस था, इसने क्या हाई डोज दी अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ऐसे ही एकदम से ड्रग की हाई डोज दी जाती है ताकि डिज़ायर्ड एक्शन मिले और प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर, यानी कि यहाँ पे ड्रग का डिजायर्ड एक्शन पाने के लिए प्लाज्मा कंसंट्रेशन के थ्रू, मतलब टारगेट के ऊपर जो एक्शन आएगा वो होता है क्या, वो इस डोज को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, लोडिंग डोज। ठीक है। लोडिंग डोज का फॉर्मूला भी है, क्या है, सी टारगेट इंटू वी डी, सी टारगेट लोडिंग डोज एल डी। ठीक है, फिर से देखते हैं, एल डी, यानी कि सी टारगेट, ठीक है, इंटू वी डी, ठीक है, अपॉन एफ। इसका मतलब क्या हुआ, सी टारगेट, टारगेट के ऊपर ड्रग की जो कंसंट्रेशन हमें पहुंचानी है, ठीक है, इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन हम यहाँ पे पहुंचाएंगे, यानी कि मान लो हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें चाहिए थी किसके ऊपर, यहाँ पे मान लो लंग्स में चाहिए, हमें जहाँ भी एक्शन चाहिए, जहाँ भी हमें दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो मतलब जो भी यहाँ पे टारगेट के ऊपर कंसंट्रेशन जितनी ड्रग की पहुँचनी चाहिए, ठीक है, इंटू वी डी। वी डी का मतलब क्या, हमने उसमें पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इंटू वी डी अपॉन एफ। एफ का मतलब क्या हुआ, जबकि बायो अवेलेबिलिटी है, जो आपने अमाउंट दिया, एक्सटेंट ऑफ ड्रग, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, बायो अवेलेबिलिटी। अब जब यहाँ पे टारगेट, मतलब जो वी डी है, वी डी की बात करें, वी डी है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ज़्यादा होगा तो लोडिंग डोज भी ज़्यादा होगी, ये इसके क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लोडिंग डोज इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, जब ब्लड वेसल है इसके अंदर यहाँ पे ड्रग प्रेजेंट होती है, यहाँ पे से अगर ड्रग यहाँ चली गई किसके अंदर, ईसीएफ के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो क्या है, वो ड्रग का, अब ये 5 लीटर ब्लड की बजाय ड्रग 42 लीटर के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, जिसके अंदर फिर जो डोज है हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब वॉल्यूम ड्रग का
बढ़ गया है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ड्रग का यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि वो 5 लीटर की बजाय अब 42 लीटर में वो यहाँ पे करेगी। मान लो 1 चम्मच चीनी को हम 1 गिलास में घोल रहे हैं और 1 चम्मच चीनी को हम 1 बाल्टी में घोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चीनी का नेग्लिजिबल अमाउंट किस में होगा, बाल्टी में, ग्लास में थोड़ी ना होगा। इसी तरीके से 5 लीटर के अंदर ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा आएगा, 42 लीटर में ना के बराबर आएगा। इसीलिए अगर ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो क्या है, लोडिंग डोज जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग, मान लो कि यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी जो है ज़्यादा है, ड्रग जो है कम कंसंट्रेशन पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो लोडिंग डोज भी यहाँ पे क्या है, फिर हमें कम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लोडिंग डोज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कम डोज पे ज़्यादा इफेक्ट है, यानी कि ड्रग टारगेट साइट पे पहुंच रही है, वहाँ पे जितना हमें चाहिए उसको बोलते हैं क्या, बायोअवेलेबिलिटी। तो जहाँ वो पहुंच रही है, अगर बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है ड्रग की परसेंटेज में, जैसे IV की 100% होती है, तो लोडिंग डोज हमें कम देनी पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब समझ में आ गई आपको लोडिंग डोज, यानी कि सिंगल डोज है, हाई डोज है, क्विकली रेस्पॉन्ड के लिए यहाँ पे दी जाएगी टू अटेन टारगेट कंसंट्रेशन रैपिडली, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे समझ लिया। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लोडिंग डोज। अब देखते हैं क्या, मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या होती है, CSS, स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी कि ड्रग जो है जिस रेट से यहाँ पे बॉडी के अंदर एंटर हो रही है उसी से यहाँ पे एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। और ड्रग की बॉडी के अंदर बराबर कंसंट्रेशन मेंटेन है, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, स्टडी स्टेट, ठीक है। एंड क्लियरेंस ऑफ ए ड्रग डिपेंड्स अपॉन स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड क्लियरेंस ऑफ ए ड्रग, इसके ऊपर है ये मेंटेनेंस डोज CSS इंटू CL अपॉन F, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस डोज को यहाँ पे MD से लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये CSS है, यानी कि स्टडी स्टेट में जो ड्रग है उसके यहाँ पे मेंटेनेंस डोज प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसको हमें यहाँ पे करके रखनी है, ये बराबर है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। CL का मतलब क्या हुआ, क्लियरेंस। क्लियरेंस यानी कि जितनी ड्रग बॉडी से यहाँ पे क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, उतनी ही हमें मेंटेनेंस डोज यहाँ पे मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। मान लो बॉडी से यहाँ पे हमने ली 100 mg है और यहाँ पे 70 mg जो है वो मान लो क्लियरेंस इसका हो रहा है, ठीक है। बीच में ये 30 mg है, इसको मेंटेन रखने के लिए, और ये अगर डिज़ायर्ड है तो जो डोज दी जाएगी वो क्या होती है, मेंटेनेंस डोज, ठीक है। फ्रैक्शन यहाँ पे वही हो गया बायोअवेलेबिलिटी, जो कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये मेंटेनेंस डोज, ठीक है। ये हमने डिस्कस किए क्या, ये जो यहाँ तक का सारा पैरामीटर है वो हमने पूरा पढ़ा फार्माकोकाइनेटिक के अंदर, पूरा स्टार्टिंग से क्या, जैसे कि क्या यहाँ पे एब्जॉर्प्शन देखा था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के देखे थे, ये स्टडी की थी। प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म यानी कि फर्स्ट ऑर्डर वो देखे थे हमने यहाँ पे, ये जो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। देन उसके बाद क्या, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। मेटाबॉलिज्म डिफरेंट यहाँ पे कौन कौन सी इसके अंदर रिएक्शंस होती है, ये यहाँ पे हमने ये डिस्कस की थी। फिर हमने क्या पढ़ा, एक्सक्रीशन के अंदर हमने रीनल क्लियरेंस और ये सब पढ़े, और लास्ट में हमने क्या पढ़े, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। ये यहाँ तक का सारा पैरामीटर जो आता है ये किसके अंदर आता है, आपका फार्माकोकाइनेटिक के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, वाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है उसको बोलते हैं क्या, फार्माकोकाइनेटिक। बॉडी एब्जॉर्प्शन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है, और यहाँ पे लास्ट में एक्सक्रीशन कर रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, फार्माकोडायनामिक। तो ये हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या, फार्माकोडायनामिक का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक में क्या था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, डायनामिक में ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, ठीक है। ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, यानी कि ड्रग का एक्शन किसमें कैसे कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर। डायनामिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स, ठीक है। ड्रग का इफेक्ट जो आएगा, जिस एक्शन के थ्रू आएगा, वो सारी चीज़ें, डोज इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या इनके अंदर क्या पूरा प्रोसेस है, ड्रग बॉडी के साथ अंदर जाके क्या करती है, वो सब पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक के अंदर। DRNS के अंदर यानी कि ड्रग, पहले ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन।
प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन में क्या आते हैं आपके, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे कौन सा, फर्स्ट है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब देखो क्या हुआ, स्टिमुलेशन मतलब होता है कि कुछ जो सेलेक्टिवली स्पेशलाइज्ड सेल्स है उनको यहाँ पे ड्रग एक्टिवेट करके अपना काम करती है। रेफर्स टू द सेलेक्टिव इन्हांसमेंट एंड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि दे एक्टिवेट, ड्रग जो है दे एक्टिवेट स्पेशलाइज्ड सेल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ें, यहाँ पे मान लो हमारा हार्ट है, ठीक है, किसी कंडीशन में हार्ट ने यहाँ पे काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अब जब पेशेंट है, मान लो वो घर में है, ठीक है, तो हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो उसको सडन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्ट को प्रेस करेंगे, घर के अंदर है तो वो उसको क्या बोलते हैं, CPR, ठीक है। ये अलग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक है, और पेशेंट को यहाँ पे क्या हुआ है, ये हार्ट अचानक से काम करना बंद हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सडनली क्या देता है, सबसे पहले एड्रेनलिन का इंजेक्शन देता है, ठीक है। और वो कहाँ देता है, वो डायरेक्टली हार्ट के अंदर देगा, ठीक है। एड्रेनलिन का इंजेक्शन कहाँ पे, डायरेक्टली हार्ट में। डायरेक्टली हार्ट में कैसे, ये क्या है, रिब्स को क्रॉस करके हार्ट में ही लगाया जाता है। ये ऐसे IV नहीं दे सकते। IV क्यों नहीं दे सकते अब इस इंजेक्शन को, IV इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, मान लो आपने हाथ में दिया ये इंजेक्शन, ये ऐसे 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 आपके हाथ हैं इस तरीके से, मान लो आपने यहाँ दिया वो इंजेक्शन, ठीक है, यहाँ आपने इंजेक्शन ये दिया, लेकिन इससे फ़र्क क्या होगा, ये ब्लड तो यहाँ पे जा ही नहीं रहा ना, हार्ट तो काम कर ही नहीं रहा, ब्लड तो यहीं की यहीं है, ड्रग तो यहीं की रखी रहेगी, एड्रेनलिन जो आपने दी है, काम तो इसका कुछ होएगा ही नहीं। इसलिए डायरेक्टली क्या है, एड्रेनलिन को हार्ट में दिया, वो वहाँ जाके क्या करेगी, बीटा 1 रिसेप्टर जो हैं उनको क्या करेगी, ये एड्रेनलिन एक्टिवेट करेगी, ठीक है। यानी कि जो कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, अब उसको यहाँ पे वो ट्रीट करेगी, ठीक है। और इस इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन के इस रूट को इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, क्या बोलते हैं, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। और जो एड्रेनलिन है इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एपीनेफ्रीन। क्या होता है, एपीनेफ्रीन, काफ़ी जगह ये देखने को आएगा अभी आगे। मतलब डायरेक्टली क्या है कि टारगेट साइट पे ही, स्पेशलाइज सेल पे ही इफेक्ट किया ड्रग ने, एड्रेनलिन ने सीधा वहाँ पे जाके, ठीक है। तो उसमें क्या ये प्रोसेस किसके अंदर आया, स्टिमुलेशन के अंदर। ऐसे ही अब देखते हैं क्या, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कई बार किसी चीज़ की बॉडी के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी होने से वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे एबनॉर्मल हो जाती है, तो उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए उसकी एक्टिविटी यहाँ पे हमें कम करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें क्या क्या होती है, मान लो डायरिया होती है, ठीक है, डायरिया हो गया हमें, डायरिया के अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाती है। इंटेस्टाइन की मोटिलिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है, वहाँ पे उसका सिक्रेशन जो है ये बढ़ता है। एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन कैसे बढ़ता है, इंटेस्टाइन की जो मीसेंट्रिक न्यूरॉन्स होती है, जो नर्व्स का वहाँ पे जाल होता है, उनसे एसिटाइल कोलिन का रिलीज होता है, वो बढ़ने लगता है, वो बढ़ने लगता है तो मोटिलिटी बढ़ती है, और मोटिलिटी बढ़ती है तो डायरिया की प्रॉब्लम वहाँ पे होती है, ठीक है। तो अब उनको क्या है, हम क्या देते हैं वहाँ पे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, उसके अंदर हम कोडीन भी दे सकते हैं, ठीक है। कोडीन जो है ये वैसे तो और भी जगह काम आती है ड्राई कफ के अंदर, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम करने का काम भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऐसे डिप्रेस करके भी कुछ ड्रग काम करेगी। इट मीन्स सेलेक्टिव डिम्यूनेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी ड्रग के एक्शन का एक प्रिंसिपल है, यानी कि ये बढ़ा के और यहाँ पे ये ड्रग के यहाँ पे ये काम कम करके स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपने खाना खाया, आपको भूख नहीं लग रही, ठीक है, अब आपके पास कोई घर पे आया, वो कुछ अच्छी स्वीट ले आया या कुछ ऐसा चटपटा ले आया कुछ अच्छा बना के, तो आपको क्या हो गया, एक बार मन में आएगा, ठीक है, कि यार ये अच्छा खाना लाया है, तो आपके एकदम से मन में आया वो क्या हुआ कि आपके जो ये सॉरी माउथ के अंदर आपके क्या है, ये सलाइवा है, इसका सिक्रेशन एकदम हुआ। मान लो घर में आपको भूख नहीं है, लेकिन बन गया कुछ अच्छा, कुछ चटनी बन गई, बाहर से खा के आए हैं आप, लेकिन घर में आपने देखा कुछ अच्छा बन गया, चटनी बनी है अच्छी सी या कुछ ऐसा चटपटा जो आपका फेवरेट हो, तो उससे क्या एकदम सलाइवा बढ़ जाएगी आपके मुंह के अंदर, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे सलाइव रिएक्शन हुआ जिससे आपको क्या है, फिर भूख लगेगी। तो इरिटेशन के अंदर क्या है, ये ऐसे ही काम करता है। आपने कोई ड्रग ली, आपके जैसे वो माउथ में एक्टिवेट हो रही थी, माउथ के अंदर क्या कर रही थी, वो सलाइवा को बढ़ा रही थी, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे उसने इरिटेट हुए, जैसे ही आपने मुंह में रखा तो और भी ज़्यादा सलाइवा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब ये स्टमक है, मान लो इसके अंदर कोई ड्रग जाएगी, तो ये क्या है कि स्टमक की म्यूकोसा को यहाँ पे इरिटेट करेगी, इसको इसके साथ छेड़ेगी, ये इरिटेट करेगी इसको, जिससे कि क्या है, यहाँ पे एसिड का सिक्रेशन होगा, ठीक है। ये एसिड बदले में HCl का सिक्रेशन देगा, ठीक है। तो जैसे माउथ के अंदर सलाइवा बढ़ रहा था, वैसे ही स्टमक के अंदर यहाँ पे क्या बढ़ेगा, HCl बढ़ेगा, ठीक है।
और ये कैसे काम करते हैं, ये वाले इरिटेशन के थ्रू, जैसे कि ये यहाँ पे इसके अंदर काउंटर इरिटेंट कुछ ड्रग होती हैं, जैसे काउंटर इरिटेंट, अगर मैं वर्ड बोलूँ काउंटर इरिटेंट, तो वो कैसे, जैसे कि अभी अपन ने जो इससे पहले पढ़ा हमने, जैसे कि अभी हमने पढ़ा स्टमक को, म्यूकोसा को इरिटेट करके, और ये सब, ये काम किसका होता है, ये जो सलाइवरी एक्शन बढ़ा वो तो किसका था, एपेटाइजर्स का, जो एपेटाइजर ड्रग होती हैं, ठीक है, भूख बढ़ाने वाली, वो इस तरीके से ही काम करती है, ठीक है। और जो आपने वो पढ़ी कौन सी, अभी स्टमक से HCl को रिलीज कराने वाली, वो किसका काम था, इमेटिन जैसी ड्रग का होता है वो, जो कि वोमिटिंग को इंड्यूस कराने का काम करती है। भाई स्टमक में जाने के बाद वो सीधा क्या करती है, यहाँ पे इसको इरिटेट करती है, HCl बढ़ जाता है और स्टमक का पूरा खाना माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है, वो इमेटिन जैसी ड्रग का हो गया। और इसके अलावा भी डिस्कस कर रहे थे हम काउंटर इरिटेंट जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि आपको चोट लग गई, ठीक है, मोच लग गई कोई अंदर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे रैपिड जेल, रैपिड ओट जेल, कुछ ऐसे यहाँ पे ये लगाएंगे, ठीक है, उससे क्या आपको जलन होने लगेगी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, तो अब जो आपका पेन है उसका परसेप्शन आपको कम फील होगा, और जो ये जलन हो रही है इसका ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इरिटेट करके ड्रग का यहाँ पे इसके थ्रू भी एक्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, बॉडी में मान लो कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, कुछ यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, उनकी वजह से जो हमें इफेक्ट मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर, तो अगर वो बॉडी में कम रिलीज होते हैं तो अब क्या है, उनको बाहर से हम देते हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म एक डिजीज़ होती है, ठीक है, इसके अंदर डोपामाइन जो है इसका लेवल कम पड़ जाता है, ठीक है, तो अब डोपामाइन का लेवल को बढ़ाने के लिए बाहर से लीवोडोपा दी जाती है, क्या दी जाती है, लीवोडोपा, तो ये क्या हुआ, रिप्लेस हो गया ड्रग का, ठीक है। जैसे कि और दूसरा एग्जाम्पल बताऊँ मैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ है ये, इसके अंदर होता क्या है, इंसुलिन जो है इसका सिक्रेशन कम होता है इंसुलिन का, ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे, अगर इंसुलिन का बॉडी में सिक्रेशन कम हो रहा है तो आप बाहर से एससी रूट से जो इंसुलिन है इसका इंजेक्शन यहाँ पे देने लगेंगे, ठीक है, सबक्यूटेनियस से, तो ये फिर इंसुलिन जो है यहाँ पे ये डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करेगा, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रीट नहीं करता, जिंदगी भर इसका चलता रहता है, बार बार जैसे इंसुलिन बॉडी के अंदर बनता रहता है वैसे ही बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। और जैसे एनीमिया है, एनीमिया के अंदर बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो बाहर से हम आयरन की सिरप्स वगैरह लेंगे, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये रिप्लेसमेंट हुआ कुछ ड्रग्स का, ठीक है, कुछ बॉडी के अंदर एंडोजीनस डेफिशिएंसी हो गई कुछ चीज़ों की, उनको मेंटेन रखने के लिए बाहर से जो आपने रिप्लेस किया उसको बोलते हैं क्या, रिप्लेसमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर टाइप की सेल्स को किल करने का काम जो करती हैं उनको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन करा है इस ड्रग ने। मतलब जैसे हमने पूरी इससे पहले वाली इकोलॉजी में डिस्कस किए, एंटी वायरल, एंटी अमोइबिक जो चैप्टर था, एंटी हेलमेंटिक चैप्टर था, एंटी कैंसर चैप्टर था, तो इस टाइप के जो चैप्टर्स थे वो पर्टिकुलर सेल्स को किल करने का काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि हमने एंटीबायोटिक पढ़ी तो वो जो बैक्टीरियल सेल है उनको वहाँ पे किल करने का काम करती हैं, एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं, और इसके अलावा हमने एंटी कैंसर्स पढ़े तो वो कैंसरस सेल जो है उनको वहाँ पे किल करने का काम करेगी, एंटीवायरल में वायरल को किल करने का काम करेगी, तो पर्टिकुलर टाइप के जो सेल्स हैं उनको यहाँ पे किल करने का काम करती हैं। ये क्या आता है, बॉडी के अंदर जो ड्रग है ये इन एक्शंस के थ्रू काम करती है, आइदर एक्टिविटी बढ़ा के, ओवर एक्टिविटी को घटा के, इरिटेंट नेचर करके, रिप्लेसमेंट करके, और साइटोटॉक्सिक यहाँ पे एक्शन करके, इनके थ्रू यहाँ पे ड्रग का एक्शन जो है ये आता है। और आगे का जो पूरा अभी फार्माकोडायनेमिक चैप्टर काफ़ी पढ़ेंगे, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन वो सब कब करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।